Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. In this video, we will discuss the topic proverb कि proverb क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं या definitions क्या होती हैं और proverb के characteristics क्या होते हैं. And in this video, I had selected near about 10 important useful proverbs for you, and I will try to explain you these proverbs in the simple language so that you can easily understand the meaning of these proverbs. So let's start the video. Firstly, we will see the definition of the proverb. proverb जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मुहावरे. तो चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है. अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस और सेज दैट समथिंग ट्रू इन लाइफ इज कॉल्ड एज proverb. proverb जो होते हैं वो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं और ये जो हमारी जो डे टू डे की लाइफ होती है उसमें बहुत प्रचलित, मतलब काफ़ी कॉमनली हम यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. और ये प्रोवर्ब जो होते हैं, ये प्रोवर्ब जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं का निचोड़ या सार होते हैं, उन्हीं में से निकल के आते हैं. ये हमें हमारी लाइफ के लिए मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल भी होते हैं, इंस्पायरिंग होते हैं. सो ये कहीं अलग से, इसको कहीं से लिखा नहीं जाता. ये जो हमारी डेली की जो लाइफ होती है उन्हीं में से ये प्रोवर्ब्स निकल के आते हैं. ठीक है. शॉर्ट होते हैं और बहुत जो वर्ड्स वगैरह भी होते हैं उनके बहुत रिदमिक, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप प्रचलित जो हमारे कहते हैं ना, जो नॉर्मल हमारी बोलचाल की भाषा है, ये उसी में से निकल के आते हैं. नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोवर्ब. फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द प्रोवर्ब इज दैट दे आर शॉर्ट एंड सिंपल. ठीक है. देखिए, जब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस होंगे तो उनको याद करना या याद दिमाग में रख के कहीं पे यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत साधारण होते हैं. इनके जो वर्ड्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते. जो हमारी नॉर्मल बोलचाल के में हम यूज़ करते हैं उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके ये प्रोवर्ब्स बनते हैं. तो ये हमें याद करने में या दिमाग में रखने में इसमें कोई परेशानी नहीं होती. दूसरा कैरेक्टर क्या है इस प्रोवर्ब का कि दे आर कैची और रिदमिक. रिदमिक मतलब इनमें जो जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो उनमें आपस में तालमेल होता है. ठीक है. वो वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं ताकि आप उसको याद रख सको और जब भी उसका मतलब जो होता है वो आपको इजीली समझ में आता है, आप उसको याद रख सकते हो और काफ़ी टाइम तक आपके दिमाग में से वो नहीं जाता, आपको दिमाग में रहता है. थर्ड, इजी टू रिमेंबर. बताया आपको कि आप जब सिंपल है, शॉर्ट है और रिदमिक है तो आपको उस चीज़ को याद करने में या दिमाग में रखने में तकलीफ नहीं होती. बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस रहते हैं तो उसको याद करके दिमाग में रखना बहुत इजी नहीं होता, लेकिन ये शॉर्ट होते हैं तो इसीलिए काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में रहते हैं. दे आर टाइमलेस. टाइमलेस का मतलब कि ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते. ये प्रोवर्ब्स जो हमारे एल्डर्स ने भी पढ़े वो भी, या एल्डर्स यूज़ करते थे तब भी वो वैसे ही थे, आज हम लोग यूज़ करते हैं तब भी वैसे ही है, हमारे जो आगे कमिंग जनरेशन यूज़ करेगी तब भी वैसे रहेंगे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. एक प्रोवर्ब है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ये प्रोवर्ब हमारे एल्डर्स ने भी जब यूज़ करते होंगे तब भी वो उसको ऐसे ही यूज़ करते होंगे, हम भी इसको ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं और आगे जनरेशन में भी ये इसी तरीके से यूज़ होंगे. इनमें कोई चेंज नहीं होता. और ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं, जैसे आपके पोएट होते हैं, कविताएं लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग के लिए आपके पास राइटर्स होते हैं, लेकिन ये प्रोवर्ब्स कहीं कोई स्पेशली लिखे नहीं जाते. ये जो हमारी जो लाइफ है ना, ये हमारी लाइफ से ही निकल के आते हैं, हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं में से निकल के ये प्रोवर्ब्स आते हैं. ठीक है. और चलिए अब देख लेते हैं वो 10 इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रोवर्ब्स जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू so that you can easily remember it. Okay. So let's see the first proverb of today's video is the a washed pot never boils. हिंदी में कैसे बोल देंगे, इंतज़ार की डोर लंबी होती है. इसी से रिलेटेड हिंदी का प्रोवर्ब क्या है, मुहावरा क्या है, इंतज़ार की डोर लंबी होती है. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब, अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉयल्स. मतलब कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो वो काम अपने समय से ही ख़त्म होता है. हमारे हड़बड़ी करने से या हमारे जल्दी ख़त्म होने की इच्छा व्यक्त करने से वो काम जल्दी ख़त्म नहीं होता, वो काम अपना समय लेता है. जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि आपने खाना बनाने के लिए गैस पे कोई बर्तन रखा है, आप उसमें खाना पकाने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि जब आप उसको बार बार जाके देखोगे तो वो खाना जल्दी पक जाएगा. नहीं, वो खाना पकने में अपना पूरा समय लेगा. जब उसका पूरा समय हो जाएगा, खाना पक जाएगा, तभी
आपको वो मिलेगा, है ना। तो आपके बार बार जल्दी करने से या हड़बड़ाने से वो काम पूरा नहीं हो जाएगा, वो अपना काम अपने समय पे ही पूरा होगा। तो यही इस प्रोवर्ब का मीनिंग है कि कोई भी काम जो होता है वो अपना समय पूरा करके ही कंप्लीट होता है। आपके हड़बड़ाने से या जल्दबाजी करने से वो काम जल्दी पूरा नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब इज व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। हिंदी में इससे रिलेटेड क्या है? जैसा देश वैसा भेष। इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है? इस प्रोवर्ब का मतलब है कि आप अगर कहीं पे गए हो या कहीं किसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो वहाँ पे जैसे बाकी लोग एक्ट कर रहे हैं, जैसे बाकी लोग उसमें उस चीज़ को देख रहे हैं या उससे अपने आप को कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जिस तरीके से, आप भी वही तरीका अपनाओ। अलग करोगे तो आपको कई सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो बेटर यही होगा ना कि जैसे बाकी लोग वहाँ पे कर रहे हैं काम, जिस तरीके को अपना के काम कर रहे हैं, आप भी उसी तरीके से अपना काम करो। आपका काम नॉर्मली अच्छे तरीके से जल्दी पूरा हो जाएगा। कहीं गए हो, किसी नई जगह पे गए हो, आप बिल्कुल अपनी नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहोगे कि नहीं जैसा मैं हूँ, जैसे मेरे को करना है मैं वैसा ही करूँगा, तो उससे क्या होगा? आपको उस काम को पूरा करने में या उस नई जगह पे रहने में दिक्कत होगी। तो बेहतर यही होगा कि जैसे बाकी लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, एक्ट लाइक दैट ओनली। ओके। थर्ड प्रोवर्ब इज डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। हिंदी में क्या है? किताबों को उसके आवरण से मत आको, या किताब को उसके आवरण से मत आको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी चीज़ को उसके बाहरी रूप या जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसके हिसाब से जज मत करो। ठीक है। ज़रूरी नहीं है, मान लिया कोई इंसान है, उसने एक नॉर्मल सा आउटफिट पहन रखा है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, नहीं। आप किसी भी इंसान को उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से मत जांचिए, उसकी क्वालिटीज़ को देखो, उसके मेंटल लेवल को देखो। आप ये मत देखो कि अगर उसने साधारण कपड़े पहने हैं तो मतलब वो साधारण हो गया, किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो वो भी ब्रांडेड इंसान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कपड़ा कभी भी किसी की क्या बोलते काबिलियत को नहीं दर्शाता है। ठीक है। कभी भी किसी की काबिलियत को कपड़ा नहीं दर्शाता है। तो कभी भी किसी को उसकी काबिलियत की अगर जांचना है तो उसके कपड़े को देखकर मत जांचो, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी इंटरनल इफ़िशिएंसी क्या है या उसकी मेंटल लेवल क्या है, उसके हिसाब से उस इंसान को जज करो, ना कि उसके कपड़े पहनने पे। थर्ड प्रोवर्ब इज व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब अगर आप कोई काम करना चाहते हो, अगर आप अपने आप को बिल्कुल तैयार कर चुके हो, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर चुके हो कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो आपको डिफरेंट वेज, बहुत सारी राह आपके सामने खुल जाती हैं उस काम को पूरा करने के लिए। पर ज़रूरी क्या है? आप अपने मन में निश्चय करो कि हाँ हमें ये काम करना है। ठीक है। अगर आप कोई काम करने की इच्छा करते हो या किसी काम को करने के लिए आपके अंदर इच्छा आती है, तो उसको पूरा करने के लिए आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुले होते हैं। आप किसी भी वे में जाके सक्सेसफुली अपने काम को पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लोक्स टुगेदर। हिंदी में एक दूसरे के पूरक। मतलब जब जो इंसान जिस तरीके का होता है, जिस नेचर का होता है, जिस प्रवृत्ति का होता है, जिस मेंटल लेवल का होता है, वो इंसान उसी इंसान के साथ रहना चाहता है। जैसा वो खुद होता है ना, वैसा ही वो दूसरे इंसान को भी अपने जैसा ही ढूंढता है। ठीक है। डिफरेंट नेचर के लोगों का बहुत ज़्यादा साथ में रहना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए जो इंसान जिस तरीके का होता है वो उसी तरीके की कंपनी को एंजॉय करता है, उसी तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है, बातचीत करना पसंद करता है या रहना पसंद करता है। तो इसीलिए कहते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लोक्स टुगेदर। मतलब एक जैसे लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट वन इज डोंट बाइट द हैंड्स दैट फीड्स यू। मतलब कि हिंदी में क्या हो गया कि उस हाथ को मत काटो जो तुम्हें खिलाता है। मतलब कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए माँ बाप का। माँ बाप हमें पैदा करते हैं, दुनिया में लाते हैं, वो हमारे लिए कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हैं, कितने सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, हमें लाइफ देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ना करें, उनको अवॉइड करें, उनको निगलेक्ट करें, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है।
इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारे लिए कितने सारे कष्ट सहे, तो क्या हमें उनकी बेइज्जती करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमें उनके जो उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइसेस किए उनको क्या कहना चाहिए? उनको वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी के द्वारा आपको पेमेंट मिल रहा है जिससे आपका घर चल रहा है। अगर आप उसी के बॉस के खड़े होकर बुराई कर रहे हो या उसी कंपनी के खड़े होकर बुराई कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा? निकाल दिए जाओगे, आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी, आपका घर का खर्च कैसे चलेगा? तो जहाँ जो आपको पाल पोस रहा है, जो आपको खाना दे रहा है, जो आपको पैसा दे रहा है, कम से कम उसकी बुराई मत करो, उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। अगर आपसे मान लिया कोई गलती हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में ही हो, घर में, कहीं पे भी मान लिया आपसे कोई गलती होती है, तो आप उस गलती को ओन करो, आप उस गलती को एक्सेप्ट कर लो। क्या होगा? थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी, हो सकता है थोड़ी बहुत मार भी पड़ जाए, बट उससे ज़्यादा तो कुछ गलत आपके साथ नहीं होगा। पर अगर आप उस गलती को छुपाओगे तो उस गलती को छुपाने के लिए आप एक झूठ बोलोगे, फिर आपको और झूठ बोलने पड़ेंगे, इसी तरीके से कई सारे झूठ बोलने पड़ जाएंगे अपनी एक गलती को छुपाने के लिए। लेकिन सच तो सामने आता है। जब वो गलती आपके सामने आएगी तो उस टाइम पे जो आपकी कंडीशन या सिचुएशन होगी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए बेहतर होगा कि अगर आपसे कोई गलती होती है या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको ओन करो और एक्सेप्ट करो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कम सफ़र करना पड़ेगा इन कंपैरिजन ऑफ वो झूठ की लाइनों के बाद जो आपको सफ़र करना पड़ेगा ना, वो ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसीलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो, ईमानदारी से अपनी बात को, जो भी आपकी गलती है या आपसे गलत चीज़ हो गई है, जो भी आपकी से परेशानी खड़ी हो गई है, उसको आप ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इज़ बेटर टू डू समथिंग लेट देन टू नेवर डू इट। हिंदी में क्या है इसका? दुर्घटना से देर भली, है ना, हिंदी में बोलते हैं ना दुर्घटना से देर भली। ये सबसे ज़्यादा कब बोला जाता है? एक्सीडेंट के लिए, कि अगर आपको कहीं जाना है, मान लिया आप लेट हो रहे हो, आप वहाँ पे उस जगह पे पहुँचोगे, 10 मिनट लेट पहुँच जाओगे, 15 मिनट लेट पहुँच जाओगे, ठीक है, पर पहुँच तो जाओगे। उस जगह पे टाइम से पहुंचने के लिए जो आप हड़बड़ी दिखा रहे हो, जो आप बिना देखे गाड़ियां चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, फिजिकल हार्म हो जाएगा या उससे भी ज़्यादा कुछ गलत हो गया, तो वो तो ज़्यादा गलत है ना। भले ही आप वो एक बार को आप 15 मिनट लेट पहुंच जाओगे, वो ठीक है, पर पहुंच तो जाओगे। इसीलिए कोई भी काम को हड़बड़ी में मत करो, उस काम को पूरा करना ज़रूरी है। ठीक है, उसमें आप हड़बड़ी दिखा के, ठीक है 10 मिनट लेट सही, 15 मिनट लेट सही, लेकिन वो काम तो पूरा कर रहे हो ना। तो वो उसी से रिलेटेड है कि आप कहीं पर भी जा भी रहे हो, भाई अगर किसी के यहाँ जा रहे हो, किसी ने आपको किसी टाइम दे के बुलाया कि भाई आप 9:30 पे आना हमारे यहाँ, आप उसके यहाँ 9:45 बजे पहुँच जाओ, पर पहुँच तो रहे हो। पर अगर उसी के चक्कर में आप तेज़ गाड़ी चला के इधर उधर करोगे, मान लिया एक्सीडेंट हो गया, तो आप तो शायद कभी पहुँचोगे ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, कहीं भी पहुंचना ज़रूरी है, भले 10 मिनट लेट पहुंचो पर पहुंचो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पीपुल हु आर सेम स्पेंड्स टाइम टुगेदर। जो लोग एक जैसे नेचर के होते हैं, एक जैसी आदतों के होते हैं, एक जैसी इच्छाओं के होते हैं, या जिनको एक जैसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आप एक कमरे में 5 डॉक्टर बैठे हैं और उसमें ले जाके एक कवि को बिठा दो, तो क्या कवि वहाँ पर एंजॉय कर पाएगा या कंफर्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो कहाँ कंफर्टेबल होगा? जहाँ पे 2-4 कवि बैठे होंगे, क्योंकि उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एक जैसा है। उसी तरीके से अगर एक डॉक्टर को 4-5 कवियों के बीच में बिठा दो तो वो क्या कंफर्टेबल हो पाएगा? नहीं। वो कहाँ कंफर्टेबल होगा? जहाँ पे वो 4-5 डॉक्टरों के साथ होगा, क्योंकि उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सेम है, उनके बातचीत करने का या जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सेम होगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान जैसा होता है ना, वो वैसे ही संगति को चाहता है या वैसे ही साथ को चाहता है, उन्हीं के साथ वो अपनी लाइफ या चीज़ों को एंजॉय कर सकता है या कंफर्टेबल रह सकता है। लास्ट प्रोवर्ब ऑफ दिस वीडियो इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको? कथनी से करनी बड़ी होती है। कथनी मतलब बोलना और करनी मतलब करके दिखाना। अगर जैसे मान लिया कोई चीज़ है, आप अपनी तारीफ करे जा रहे हैं, मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना वो काम करके दिखा दोगी ना, तो सामने वाला खुद आपकी तारीफ करेगा। आपको अपनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप को वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाला खुद ही उस चीज़ को समझ जाएगा कि आप कितने इफ़िशिएंट हो या आप कितने काबिल हो। तो करके दिखाना ज़्यादा बेहतर है अपने आप को वर्डों में एक्सप्रेस करने से ज़्यादा। ठीक है, आप उसके बारे बारे मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, नहीं। अगर आपने कोई काम करके दिखा दिया तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो हियर वी एंड द वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? यूज़फुल है आपके लिए बहुत। ये जो जितने प्रोवर्ब्स हैं ना, ये डेली आप काफ़ी जगह पर कॉमनली यूज़ होते हैं और ये आपको काफ़ी, अगर ध्यान से देख, काफ़ी इंस्पायरिंग भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।